नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में एक वेलफेयर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी लेके आया हूं दोस्तों, आप जब इस जानकारी को पाएंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, वेलफेयर ऑफिस हो तो ऐसे शाबाशी देता हूं मैं। आगे बताऊंगा कि मसला क्या है। जी हां, अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको भी मन में कहीं ना कहीं खुशी होगी दोस्तों। अगर वेलफेयर ऑफिस इस तरीके से काम करे, हजारों लाखों की संख्या में पेंशनर्स की भलाई के लिए, तो कहीं ना कहीं ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पेंशन मंत्रालय ने एक ऐसा अहम हिदायत जारी किया है जिसको अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जी हां दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ यह मसला है। चाहे आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया, चाहे नहीं किया, चाहे आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के अंदर अपडेट हो भी गया है, फिर भी आपको यह हिदायत जरूर सुननी चाहिए। बेहद गंभीर मसला है, इसलिए आगे उस लेटर को देख करके समझें दोस्तों। पेंशन मंत्रालय का जारी किया हुआ लेटर है। इसके साथ ही साथ दोस्तों 7वें पे कमीशन का क्या रिवीजन आपको मिल गया? बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स अभी भी पाए जा रहे हैं जिनको 7वां पे कमीशन का, जी हां, मैं 7वें पे कमीशन की बात कर रहा हूं, 8वें की बात नहीं कर रहा हूं। 8वें की चर्चा अभी चल रही है, लेकिन 7वां पे कमीशन का हो सकता है फायदा आपका भी अभी तक छूटा हुआ हो, जिसका एग्जाम्पल दूंगा। नवंबर 2025 के महीने में वो 7वें पे कमीशन का छूटे हुए फायदे का एरियर पेंशनर के खाते में जमा हुआ है, वो भी आगे आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जब रिकॉर्ड ऑफिसर्स अच्छा काम करते हैं तो हम उनकी वाहवाही भी करते हैं, लेकिन जब रिकॉर्ड ऑफिसर्स मकरापंथी करें, जानते हैं ना आप मकरा किसे कहते हैं? फौजी को पता होता है मकरा किसे कहते हैं। फौज में ऐसा है कि किसी को अगर काम करने के लिए बोलो, वो काम करेगा भी नहीं, लेकिन नहीं करूंगा भी नहीं बोलेगा, वो बोलता रहेगा कर दूंगा, उन्हीं को मकरा बोलते हैं। तो कोई अगर मकरा करे तो उनकी टुकाई करना भी हमारा काम है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से पेंशनर्स को परेशान करने का काम नहीं होना चाहिए, जो आगे मैं आपको दस्तावेज के आधार पर दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सामने के आंकड़े देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है। तो इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सकता है आने वाले समय में कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आगे वीडियोस देखना कंटिन्यू रखें। चैनल सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियोस देखना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, वेलफेयर हो तो ऐसा ईएसएम के फायदे के लिए जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस का कोऑपरेटिव एक्शन। थैंक यू जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस। जी हां, मैं अपने वाले जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस को थैंक यू बोल रहा हूं। ऐसे शायद बाकी जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर्स ने भी ये एक्शन ले लिया है, जिसके बारे में मैं आगे बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आसाम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट का जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस को थैंक यू करना चाहता हूं, जिन्होंने एक सर्विसमैन की भलाई के लिए, उनके फायदे के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। जी हां, अच्छा कदम उठाया है। आप सबको पता है हाल फिलहाल में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का, मैरिज ग्रांट का और पिन्यूरी ग्रांट का जो रेट है उसको डबल कर दिया गया, डबल फायदा उसमें कर दिया गया। और उसमें जो केंद्र सैनिक बोर्ड का लेटर है या रक्षा मंत्रालय का लेटर है, उस लेटर के हिसाब से गाइडलाइन ये जारी की गई। सामने आप लेटर देखिए, जिसमें ग्रांट में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन 2 नंबर पैराग्राफ में अगर देखेंगे तो इसमें साफ साफ बताया गया कि जो 1 नवंबर 2025 या उसके बाद में अप्लाई करेगा, केवल उसको ही बढ़ा हुआ रेट मिलेगा। उससे पहले जिन्होंने अप्लाई कर दिया उनको पुराना रेट में ही मिलेगा। ये दोस्तों ये साफ साफ गाइडलाइन में लिखा हुआ है। लेकिन अब जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर्स ने एक अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। मेरा खुद का, मैंने अक्टूबर के महीने में ही अप्लाई कर दिया था बच्चों का सीए का, लेकिन ये सामने देखिए, जब मैंने अभी केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट में लॉगिन होकर के देखा तो मेरा रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्ट करके रिजेक्शन का रीजन क्या दिया गया, आप देखिए कि आप 1 नवंबर 2025 के बाद अप्लाई करें। तो कहीं ना कहीं जिला सैनिक बोर्डों द्वारा यह एक अच्छा कदम उठाया गया है। जिन्होंने भी अक्टूबर के महीने में सबमिट कर दिया था उनका रिजेक्ट करके वापस कर दिया गया, ताकि उनको डबल बढ़ोतरी का फायदा मिल सके। तो थैंक यू जितने भी जिला सैनिक बोर्डों को ये इंस्ट्रक्शन भी शायद ऊपर से मिले होंगे। तो जो भी इस तरीके से कोऑपरेटिव एक्शन पेंशनर्स के हक में ले रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। वेल डन, शाबाशी।
चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, अभी भी मिल रहा है 7CPC का पेंशन रिवीजन का एरियर पेंशनर के खाते में आए नवंबर के महीने में 49,122 रुपए। आप भी चेक करें। जी हां दोस्तों आप सब 8वें पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं कि 8वें पे कमीशन में पेंशन कितना बढ़ेगा, पेमेंट कितना बढ़ेगा, किन किन भत्तों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहां आलम ऐसा है, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, इक्का दुक्का ऐसे पेंशनर अभी भी मिल रहे हैं जिनका 7वां पे कमीशन का रिवीजन भी छूटा हुआ है। जी हां दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूं। ये सामने आप जो सर्कुलर देख रहे हैं 570 नंबर सर्कुलर है, जो कि 7वां पे कमीशन का रिवीजन को लेकर के जारी किया गया सर्कुलर था। और इस सर्कुलर में दोस्तों किस तरीके से पेंशन में रिवीजन किया जाएगा 7वें पे कमीशन के तहत, उसकी पूरी जानकारी, पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया था। और इसमें अगर आप देखेंगे तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से सभी के पेंशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये जानकारी देते हुए, ये हिदायत जारी करते हुए ये दोस्तों ये सर्कुलर निकाला गया था। लेकिन इस सर्कुलर के निकलने के बाद भी बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी शायद बचे हुए हैं, क्योंकि जब पेंशनर्स निकल के आ रहे हैं कि उनको अब 7वें पे कमीशन का रिवीजन अभी मिल रहा है, वो भी सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद, तो इसका मतलब और भी पेंशनर हो सकता है, बचे हुए हो सकते हैं। तो क्या आपका पेंशन 2.57 के हिसाब से मल्टीप्लाई हुआ? 7वें पे कमीशन से पहले जितना आपका पेंशन था, क्या 7वें पे कमीशन के बाद 2.57 से मल्टीप्लाई करके जितना बनता है वो आपको मिला? ये जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि जिन पेंशनर ने मुझे जानकारी दी है एयरफोर्स के एनसी हैं, वो एयरफोर्स के एनसी हैं और 2009 के रिटायरी हैं हेमंत ठाकुर जी, जिनको अब ये एरियर 49,122 रुपए मिल गया है। ये सामने आप उनका पेंशन स्लिप देखिए नवंबर महीने का, जब उनका अभी अभी एरियर क्रेडिट हुआ, तो उस एरियर के क्रेडिट होने के साथ साथ इनको अब 7वें पे कमीशन का जो मिलना था फायदा वो मिल चुका है दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको भी चेक करने की जरूरत है। अब ये पेंशनर ने जो मुझे एक छोटा सा वीडियो क्लिप भेजा है उसको भी सुन लीजिए। मैं हेमंत ठाकुर 8121 भारतीय वायुसेना से 38 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हुआ। 7वां पे कमीशन में मुझे 1,108 रुपये कम मिल रहा था, जो कि सैनिक पाठशाला के ने मुझे रास्ता दिखाया कि आप इसे सीपी ग्राम में कंप्लेन करके पा सकते हैं, उन्हें कंप्लेन कीजिए। और उनके कहे अनुसार मैंने सीपी ग्राम में शिकायत की, तो उन्होंने 1,108 रुपया बेसिक पे जो कम मिल रहा था वो 1,108 रुपया करके 42 महीना, यानी कि 30 जून 2019 तक का पेमेंट जो मुझे मिला है 49,122 रुपया। और मैं ये धन्यवाद देता हूँ सैनिक पाठशाला को। जो तो आप सबने देखा दोस्तों, हो सकता है ऐसे छूटे हुए केस और भी हों, और भी आपके पेंशन से जुड़े हुए अगर कोई आपका समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको भरसक गाइड करूंगा कैसे उसका समाधान किया जा सकता है। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के पेंशन मंत्रालय की बड़ी चेतावनी, सुनिश्चित करें वरना सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों अब जीवन प्रमाण पत्र का महीना चल रहा है। ज्यादातर पेंशनर्स ने शायद जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर दिया है, स्पर्श के अंदर अपडेट हो भी गया है, लेकिन पेंशन मंत्रालय ने जो जानकारी दी है, जो हिदायत जारी की है, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे सबमिट कर दिया हो, चाहे नहीं किया हो, चाहे अपडेट हो गया हो, चाहे ना हुआ हो, आपको जो है चौकन्ना रहना है। चलिए जो जानकारी, जो हिदायत जारी की गई है उसको देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी की गई ये चेतावनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई चेतावनी है। चाहे आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया हो, चाहे करने वाले हो, चाहे आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो भी चुका हो, अगले साल का ड्यू डेट भी अपडेट हो चुका हो, फिर भी आपके लिए ये जानकारी, ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। आप चाहे किसी भी विभाग के पेंशनर हो, चाहे फैमिली पेंशनर हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, किसी के भी हो, पेंशन मंत्रालय का ये लेटर आपके आंखें खोल देगा। बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। जी हां, आप देख पा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स फॉर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC 4.0 एडवाइजरी फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। जी हां, ये एडवाइजरी है दोस्तों।
The Department of Pension and Pensioner Welfare (DOPPW) will launching Digital Life Certificate (DLC) campaign 4.0 from 1st November 2025 to 30th November 2025 to ensure flawless submission of annual life certificate by pensioners through various user-friendly platforms like face authentication technology, biometric devices, mobile applications and doorstep services। ये तो आप सबको पता चल गया कि ये सुविधाओं के जरिए जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की अभी मुहिम चल गई है, शुरू किया जा रहा है। लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण बातें क्या है, गाइडलाइन क्या है, साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से आपने किन चीजों को ध्यान रखना है, वो महत्वपूर्ण गाइडलाइन जानकारियां दी गई हैं। दूसरे पैराग्राफ में भी उसी तरीके की बातें कही गई हैं कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए क्या क्या पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। फ्रॉड हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह भी आपका चोरी हो सकता है। इसके लिए आपको क्या हिदायत जो है बरतनी है दोस्तों, ये यहाँ पर 3 नंबर पैराग्राफ से साफ साफ लिखा गया है। ऑल द पेंशनर्स आर एडवाइज्ड टू फॉलो द बिलो precautions while using any digital technology for pension related services। अब देखिए आपने क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले यूज ओनली ऑथोराइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म, कोई अनऑथोराइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना करें, जिसमें से सबमिट योर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ओनली वाया ऑफिशियल जीवन प्रमाण पोर्टल या तो फिर पोस्ट ऑफिस एप्लीकेशन और आधार फेस आरडी एप्लीकेशन। और सैनिक पाठशाला ने आपको हूबहू इसी गाइडलाइन के जरिए, इसी गाइडलाइन को मानते हुए जो लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में समझाया था, जिसको देख करके, जिस वीडियो को देखकर हजारों लाखों की संख्या में पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर चुके हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है Avoid sharing details with unauthorized agent और unverified applications। जी हाँ, आपका जो डिटेल्स है अनऑथोराइज्ड एजेंट जिसको आप नहीं जानते, नहीं पहचानते, आपका आधार नंबर, पीपीओ नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ना शेयर करें। और अनवेरिफाइड एप्लीकेशन जो मोबाइल में होते हैं वहां भी सबमिट ना करें। साफ साफ हिदायत है। दूसरी हिदायत है सिक्योर योर आधार नंबर एंड पेंशन रिलेटेड डाटा। आपका आधार नंबर और पेंशन रिलेटेड जो डाटा है उसको आपने सिक्योर करना है। कैसे करना है? डू नॉट शेयर आधार नंबर, ओटीपी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ नंबर और मोबाइल नंबर विथ अननोन पर्सन, जिसको आप नहीं जानते हैं उसके साथ शेयर ना करें, जिसके ऊपर भरोसा नहीं है उसके साथ ये सारी चीजें शेयर ना करें दोस्तों। बेहद गंभीर मसला है। जी हाँ, आपको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी हिदायत क्या है? बीवेयर ऑफ फ्रॉड कॉल्स। जी हाँ, फ्रॉड कॉल्स भी आपको आ सकते हैं। आपको मोबाइल में फोन आ सकता है, तो उसमें आपने क्या ध्यान रखना है? गवर्नमेंट एजेंसीज विल नेवर आस्क फॉर योर पासवर्ड, ओटीपी और बैंक पिन ओवर द फोन और ईमेल। यानी कि जो गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं, मान लीजिए पीसीडीए हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, पीएओआर हो गया, रिकॉर्ड ऑफिस हो गया, ये एजेंसीज आपसे फोन के जरिए आपका पासवर्ड, आपका ओटीपी, बैंक का पिन वगैरह नहीं मांगेंगे कभी भी। तो आपने अगर फोन करके कोई मांगता है तो उसको साफ साफ मना कर देना है। हो सकता है कोई बोलेगा मैं पीसीडीए से बोल रहा हूं, मैं स्पर्श से बोल रहा हूं, मैं रक्षा मंत्रालय से बोल रहा हूं, मैं आपके रिकॉर्ड ऑफिस से बोल रहा हूं, आपने ओटीपी नहीं दिया तो आपका जो है पेंशन बंद हो जाएगा, आपने जो पिन शेयर नहीं किया तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। उसको कतई भरोसा ना करें। अगला पॉइंट, वेरीफाई ईमेल और मैसेजेस क्लेमिंग टू बी फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेस। यानी कि जो आपको मैसेज आते हैं, ईमेल आते हैं जिसमें लिखा गया होता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ईमेल है, ये गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज है, तो उसको पहले वेरीफाई करें तभी उस पर विश्वास करें। अगला पॉइंट है अपडेट डिवाइसेस एंड यूज सिक्योर्ड इंटरनेट सिस्टम। जी हाँ, आपके पास अगर मोबाइल में एप्लीकेशन है तो उसका लेटेस्ट वर्जन आपको यूज करना है। जी हाँ, उसी तरीके से चलिए, एंश्योर मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स आर अपडेटेड विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जी हाँ, आपका मोबाइल लेटेस्ट एप्लीकेशन उसमें होना चाहिए। लैपटॉप है, मोबाइल है, तो उसमें सही सही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, ये बताया गया है। यूज ओनली सिक्योर वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क व्हाइल सबमिटिंग द एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। यानी कि जब आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो जो सिक्योर्ड मोबाइल का नेटवर्क है उसी को इस्तेमाल करें, जो आपका मोबाइल में आया हुआ नेटवर्क है उसको इस्तेमाल करें, या वाईफाई भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो भरोसेमंद जगह से वाईफाई लेकर के इस्तेमाल करें। बेहद गंभीर जानकारी है दोस्तों। रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी, और अगर आपके साथ कुछ खुदा न खास्ता हो जाता है, आपको कोई संदेह होता है कि मेरा ये हो गया, तो आपने कहां पर जो है रिपोर्ट करना है वो भी यहां पर नीचे दिया गया है। जानकार बनिए, जागरूक रहिए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, कुछ रिकॉर्ड ऑफिस मकरे हो गए हैं।
पेंशनर्स को बार बार एक ही जवाब देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब रिकॉर्ड ऑफिसर्स अच्छा काम करते हैं तो उनकी वाहवाही बहुत की हमने और आगे भी करेंगे। जब अच्छा काम करेंगे वाहवाही। लेकिन जब पेंशनर को परेशान करने का काम करेंगे, जब एक ही काम को सालों तक अगर टांगते रहेंगे तो उनकी हमें आलोचना भी करनी पड़ेगी। ऐसे ही कुछ मामले सामने आ रहे हैं। जी हाँ, एसीपी को लेकर के, जो पुराने पेंशनर्स को एसीपी लागू हुए उसको लेकर के रिकॉर्ड ऑफिसर्स बार बार एक ही जवाब दे करके पेंशनर का एप्लीकेशन को वापस कर रहे हैं। उनको बार बार रोका जा रहा है कि आप वेट कीजिए, 1 डेढ़ साल 2 साल होने को है। लेकिन इस तरीके का नहीं होना चाहिए। मैं दस्तावेज के आधार पर बोल रहा हूं, मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा करके ऐसी जो है बातें बोलता हूं। चलिए डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं 16 जुलाई 2024 का लेटर है। आप देखिए ध्यान से, 16 जुलाई 2024 का लेटर है, एसीपी से जुड़ा हुआ लेटर है। इस लेटर में मैंने रिकॉर्ड ऑफिस का नाम भी हाइड किया है, पेंशनर का डिटेल्स भी हाइड किया है, सब कुछ हाइड कर दिया है ताकि पेंशनर को थोड़ा सा जो है उनको भी थोड़ा सा सिक्योर रखा जाए और रिकॉर्ड ऑफिस की भी थोड़ी सी बदनामी ना हो, क्योंकि इस तरीके के काम रिकॉर्ड ऑफिस को नहीं करना चाहिए। जी हाँ, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ऑफिस इसमें पेंशनर को गोलमोल जवाब ही दे रहा है। आगे अगर इस तरीके का ही काम चलता रहा तो हमें आगे रिकॉर्ड ऑफिस का नाम भी दिखा करके इस तरीके से जानकारी साझा करनी पड़ेगी ताकि रिकॉर्ड ऑफिस के ऊपर प्रेशर बने। क्योंकि जुलाई 2024 में पेंशनर को यह जानकारी दी गई थी कि आपका एसीपी का क्लेम, ये 2006 से पहले के रिटायरीज का एसीपी का इश्यू है दोस्तों, आपका एसीपी का क्लेम हमने पीओआर भेजा था, जो पीओआर ने ऑब्जर्वेशन लगा दिया तो हमने टाइम बार्ड सैंक्शन के लिए आर्मी हेडक्वार्टर को केस प्रोसेस किया था। तो आर्मी हेडक्वार्टर ने कुछ ऑब्जर्वेशन लगा के कुछ सवाल जवाब करते हुए केस हमारे पास वापस कर दिया। तो हमने अभी सभी के लिए बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठा रखा है। जी हाँ, यही चीजें इसमें लिखा हुआ है कि सभी पेंशनर्स का छानबीन करने के लिए किनको किनको एसीपी लागू है, किनको लागू नहीं है, उसके लिए हमने बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठा रखा है। ये जानकारी यहां दी गई है। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, जितने भी एलिजिबल पेंशनर होंगे, उनको एसीपी ग्रांट करने के लिए यहां पर हमने बोर्ड ऑफ ऑफिसर रिकॉर्ड ऑफिस में बैठा रखा है, जो आगे बोर्ड ऑफिसर काम करेगा। और यहां पर लिखा हुआ है, यू विल बी इंटीमेटेड अबाउट योर केस इफ यू आर फाउंड एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ एसीपी बाय द बोर्ड। अगर उस बोर्ड द्वारा, बोर्ड ऑफ ऑफिसर द्वारा आपको एलिजिबल पाया जाता है तो आपको इंटीमेशन कर दिया जाएगा। यह जुलाई 2024 की बात है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन आगे जब भी इन पेंशनर ने जो है अप्रोच किया अपने रिकॉर्ड ऑफिस को, अब देखिए उसके बाद लगभग 9, 10, 11 महीने के बाद पेंशनर अप्रोच करते हैं अपने रिकॉर्ड ऑफिस को। और ये बात है 27 मार्च 2025 की। तब रिकॉर्ड ऑफिस पेंशनर को वही जवाब देता है कि अभी भी हमारा बोर्ड ऑफ ऑफिसर काम कर रहा है, स्क्रीनिंग बोर्ड जो है चल रहा है। जब स्क्रीनिंग बोर्ड का काम खत्म हो जाएगा फिर हम फाइनल अप्रूवल लेंगे, फाइनेंशियल डायरेक्शन लेंगे आर्मी हेडक्वार्टर से, फिर आगे पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश करेंगे। लगभग 1 साल बाद ये जवाब दिया जाता है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों फिर से जब पेंशनर ग्रीवेंस डालते हैं तो उनको दोबारा वही जवाब दिया जाता है। ये देखिए, प्रोसेस बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिशियल्स एंड इट मे टेक कंसिडरेबल टाइम। मतलब लगभग 1 साल बाद, जुलाई 2024 की बात थी, जून 2025 को भी पेंशनर को यह जवाब दिया जाता है कि हमारा बोर्ड ऑफ ऑफिसर अभी भी काम कर ही रहा है। आप देख पा रहे हैं, साफ साफ डॉक्यूमेंट्स बताते हैं दोस्तों, मैंने सारा चीज हाइड कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि पिछले 1 साल से काम चल ही रहा है। इवन इससे भी पहले भी एक ऐसा जवाब आया था उसी रिकॉर्ड ऑफिस से कि हम काम कर रहे हैं एसीपी ग्रांट करने को लेकर। अब इसके आगे भी और एक लेटेस्ट लेटर है, ये देखिए 25 अगस्त का लेटर है, आप देख पा रहे हैं। 25 अगस्त को भी उसी रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा उन्हीं पेंशनर को यह जवाब दिया जाता है कि अभी भी केस चल ही रहा है, अभी भी बोर्ड ऑफ ऑफिसर काम कर ही रहा है। आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ स्क्रीनिंग, final direction approval will be obtained from IHQ of MOD for publication of part 2 order for eligible cases। यानी कि कहीं ना कहीं पिछले 1.5 साल से बोर्ड ऑफ ऑफिसर काम करे ही जा रहा है एसीपी के ऊपर। तो इस तरीके से पेंशनर को परेशान करने वाली बात है ये, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जितने पेंशनर का हो गया है कम से कम 50% का कर दीजिए, आगे फिर से बोर्ड ऑफ ऑफिसर बिठाइए, या तो फिर पिछला 1.5 साल का समय कम नहीं था, सभी का छानबीन किया जा सकता था। क्योंकि एसीपी के लिए केवल 7 अगस्त 2003 से लेकर 31 दिसंबर 2005 तक के रिटायरी ही एलिजिबल है। तो इस बीच के लगभग 2-2.5 साल के 3 साल के रिटायरीज का छानबीन करने के लिए 1 साल से ज्यादा समय लगने के बाद भी पेंशनर को वही जवाब मिलना कहीं ना कहीं दुखद है। एक ही जवाब 2024 के जुलाई में मिला था, वही जवाब 2025 के अगस्त तक मिल रहा है और अभी तक भी नवंबर का महीना हो गया, अभी तक भी उन पेंशनर का एसीपी के केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो इस तरीके से लंबा समय नहीं लिया जाना चाहिए।
इस बीच हो सकता है कोई पेंशनर जो एसीपी का इंतजार कर रहा है वो इस दुनिया को ही छोड़ दे। तो इसलिए पेंशनर्स का जो भी ड्यू है वो समय से पेंशनर्स को दिया जाना बेहद जरूरी है। इन मुद्दों पर स्पीड एक्शन होना चाहिए, फास्ट एक्शन होना चाहिए, ताकि पेंशनर्स को ज्यादा परेशान ना होना पड़े, पेंशनर्स को ज्यादा दिन इंतजार ना करना पड़े। तो इस बात को हमारी दरख्वास्त है रिकॉर्ड ऑफिसर्स से भी कि इस बात को ध्यान में रखते हुए पेंशनर्स के काम को प्रायोरिटी में जल्दी से आर्मी हेडक्वार्टर से अप्रूवल लेकर के एसीपी जितने भी केसेस पेंडिंग है सारे क्लियर किए जाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।